चूंकि मेरे प्रेजेंटेशन का टाइटल था द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इस सेगमेंट में आप बात करेंगे द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और अगेन एक एग्जांपल है, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने वेल्थ बनाए हैं। तो जब भी आप कोई भी तरह के ऐसे फंड्स में निवेश करें, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से सलाह करके निवेश करके करें। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये एक एड आया था, उसमें लिखा हुआ था 1 लाख हैज़ ग्रोन टू 1 करोड़ इन लेस देन 22 ईयर्स, राइट। 22 साल में 100 गुना बन गए, 22 साल में। सोचने की बात है। मल्टी बैगर, हम लोग हमेशा नॉर्मली स्टॉक्स के बारे में बोलते हैं ये मल्टी बैगर है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने भी आपके लिए मल्टी बैगर्स बनाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 22 साल में फंड ने बनाए हैं लेकिन इन्वेस्टर्स ने नहीं बनाए, क्योंकि इन्वेस्टर्स 22 साल बने ही नहीं रहे। तो आपको बने रहना बहुत जरूरी है। 22 साल में 100 गुना हुए थे, और 3 साल आपने होल्ड किया, 150 गुना। तो 22 साल में आपको 100 गुना मिले, 3 साल बाद 150 गुना मिलते हैं। इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग, राइट। और आपने 1 साल और होल्ड किया, 200 गुना। अब वापस सुनिए, 22 साल में 100 गुना, 4 साल बाद 200 गुना, और आप 2 साल होल्ड किए तो 300 गुना। और उसी साल में, चूंकि लास्ट ईयर मार्केट एक तरफ ऊपर जा रहा था और ये मिड कैप फंड है, मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो एक साल में 400 गुना हो गए, सेम फंड। और जैसा कि मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे फंड है जिन्होंने 100 गुना, 200 गुना 25-30 सालों में बनाए हैं। लेकिन दिक्कत की बात है, फंड ने बनाए हैं, इन्वेस्टर्स ने नहीं बनाए हैं। ये एक एग्जांपल है, कोई बहुत छोटे इन्वेस्टर जिनका ये उस वक्त आज से 25-30 साल पहले फिजिकल ऐसे जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे, ऐसे म्यूचुअल फंड के सर्टिफिकेट्स आते थे। ऑनलाइन का जमाना नहीं था, ऑनलाइन स्टेटमेंट्स नहीं थे, तो ऐसे थे। तो 1995 में जब ये फंड लॉन्च हुआ, तब किसी ने 1000 रुपए डाले थे और उनको 100 यूनिट्स मिले थे। चूंकि 1000 रुपए डाले थे, तो अक्सर क्या होता है, आप भूल जाते हो, और उस वक्त ऑनलाइन ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर भी कैप्चर नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं है कि आपने किया, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही है, तो आपने 1000 रुपए डाले। 25 साल बाद जब इन्होंने देखा, 3-4 साल पहले, वो 1000 रुपए की वैल्यू 1,03,000 रुपए हो गई, यानी 100 गुना। तो ये एक इन्वेस्टर ढूंढ के हमने निकाला, ये ऑनलाइन में कहीं आया था, जहां पे 1000 की वैल्यू 1 लाख हो गई, यानी 100 गुना इन इन्वेस्टर के अकाउंट में हुआ है। अब मुझे पता भी नहीं है कि ये जिंदा है कि नहीं है, ये उन्हें पता भी है कि नहीं है, बट ये ऐसा हुआ है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और मजे की बात क्या है, ये जो जर्नी हुई है, ये एक तरफा ऊपर नहीं हुई है। 100 गुना ऐसे नहीं कि हर साल बढ़े हैं, बहुत साल ग्रीन बढ़े भी हैं और बहुत साल -50, -20, ये उतार चढ़ाव बहुत आए हैं। तो इक्विटी का एक बहुत अच्छा नियम है। इक्विटी कहता है, इफ यू कांट हैंडल मी एट माई वर्स्ट, यू डोंट डिजर्व मी एट माई बेस्ट। अगर आपको ये मजे चखने हैं, तो आपको ये भी चखने जरूरी है। अगर आप सोचते हो कि आपको ये नहीं लेना है, तो आप ये कभी बना नहीं पाओगे। सुख दुख दोनों पार्ट है, उतार चढ़ाव दोनों पार्ट है जर्नी के। ये लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं 96 से लेके अभी तक का। ये फंड का चार्ट है और ये इंडेक्स का चार्ट है। तो इंडेक्स ने भी लगभग बराबर रिटर्न दिए हैं, फंड ने भी दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। 22%, 21%, 16% का रिटर्न है कैटेगरी का। लेकिन ऊपर नीचे सब ये जर्नी हुई है और ये रिटर्न्स बने हैं। बट इतना लंबा सफर तय करना बहुत कम निवेशक कर पाते हैं, और इसलिए बहुत कम निवेशक इतनी सारी वेल्थ बना पाते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि फंड ने इतने सारे रिटर्न दिए हैं। देखिए ये फंड ने क्या रिटर्न्स दिए हैं, 22-21%, वो भी 25 साल 30 साल के पीरियड में। इन्वेस्टर्स का क्यों नहीं बनता ये रिटर्न? इन्वेस्टर्स का रिटर्न क्यों नहीं बनता? क्योंकि फंड ने ये रिटर्न दिया है। हमारे रिटर्न लगभग 11-12-15% ही होते हैं। हमारा रिटर्न 22-23% इतने लॉन्ग का नहीं होता, क्योंकि हम इतने लंबा रुकते नहीं है। हम जब वो फंड टॉप पे होता है तब हम डालते हैं, और जब वो फंड बॉटम पे आ जाता है हम निकाल लेते हैं। तो हम इतना चर्निंग करते हैं। इसीलिए ये जो बिहेवियर गैप है, ये कार्ल रिचर्ड्स करके बहुत बड़े फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में है, और उन्होंने ये बनाया था कि ये जो बिहेवियर गैप है, ये प्रॉब्लम है।
हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बट हम इस चीज को मानते नहीं, हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं, और इस चीज को जब तक हम रियलाइज करते हैं 20-25 साल निकल जाते हैं। ये एक डेटा आया था कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे रेगुलर हो, एक साल में कितने लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं? 30% लोग। 2 साल के अंदर अंदर और 19%, यानी लगभग 50% लोग अपनी एसआईपी 2 साल में बंद कर देते हैं। तो अगर आपने एसआईपी बंद कर दी तो फिर वेल्थ कहां बनेगी? और आपने बंद क्यों की? क्योंकि शायद आपको रिटर्न्स खराब दिख रहे थे 1 साल 2 साल में, तो आपने पेशेंस तो रखा ही नहीं है। 10 15 20 साल बनेंगे तब आपको वेल्थ दिखेगी। और कितने लोग रखते हैं 5 साल के बाद? 18% लोग सिर्फ। 10 साल के बाद और कम, 20 साल के बाद और कम। तो वो जितने कम लोग हैं उतने लोगों ने ही वेल्थ बनाई है। तो ये दिखने में बहुत इजी लगता है 200-400 गुना, लेकिन बहुत कम लोगों के रिटर्न्स में ये आता है। और ये कारण क्या है? इसका कारण है, आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आप ETF और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में और जानना और सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हमने गजेंद्र कोठारी सर के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पे एक फ्री कोर्स बनाया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड के बेसिक्स, म्यूचुअल फंड की टर्मिनोलॉजीज, म्यूचुअल फंड्स कैसे और कब सेलेक्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कैसे म्यूचुअल फंड्स की थीम्स को सिलेक्ट करें, उन सभी चीज़ों को कवर किया है। एंड एट द वेरी सेम टाइम हमें लगता था कि गजेंद्र कोठारी सर के साथ ये कोर्स बनाना सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि उन्होंने खुद ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करके 50 से 55 करोड़ का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना लिया है, जो कि करीबन करीबन 20 से 22% केगर पे ग्रो कर रहा है। सो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको सिखाए जो खुद उस इंडस्ट्री को, उस पर्टिकुलर एसेट क्लास को पिछले 15-20 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हो और उसने अपनी खुद की वेल्थ जनरेशन वहां से की हो। तो जैसे ही आप इस वीडियो को फिनिश करते हैं, आप जल्दी से उस कोर्स पे जाइए, फ्री में एनरोल करिए और अपनी म्यूचुअल फंड के नॉलेज को इंक्रीज करें। अगेन कार्ल रिचर्ड्स बताते हैं कि दुनिया में आज की डेट में जो नॉइज है वो इतनी भर भर के है, सब जगह हमें नॉइज नॉइज, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी सिक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बहुत सारी फेक मीडिया जो हम बोलते हैं वो है, इन्फॉर्मेशन इतनी सी है, उसमें से जो हमारी काम की चीज़ है वो इतनी सी है, बट हम इतनी सी चीज़ के लिए हर चीज़ को रिएक्ट करते हैं, तो फिर कहाँ से हम टिक पाएंगे? पेशेंस इज अ वर्च्यू इन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में जो सबसे बड़ा चीज़ है वो पेशेंस है। मैंने स्टॉक में भी बताया था, विजन, करेज और पेशेंस। पेशेंस इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल द थ्री। पेशेंस इज अ वर्च्यू इन इन्वेस्टिंग बट इन शॉर्ट सप्लाई विथ मोस्ट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पेशेंस और कम होते जा रहा है, जैसे हमारा अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है, हम कुछ भी कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा हमारा अटेंशन रुक नहीं पाता है। आप ये कितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मुझे डाउट है कि बहुत कम लोग आप में से पूरा पॉडकास्ट देखेंगे, पूरा मास्टर क्लास में बैठे रहेंगे, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं रहता है। तो जब हमारे पास यहाँ 1 घंटा या आधा घंटे का पेशेंस नहीं है, 2 घंटे का नहीं है, तो 20 साल का पेशेंस कहाँ से आएगा? और ये जो सारा खेल है वो डिसिप्लिन का है। लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना आपका वैल्यू ऊपर जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बाद में मैं अपने एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि मैंने कैसे मेरे इन्वेस्टिंग जर्नी में डिसिप्लिन का फ़ायदा उठाया है और उस डिसिप्लिन की वजह से कैसे मैंने वेल्थ बनाई है। अभी ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंसिडेंटली अगेन आई वुड रिकमेंड, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक फंड है जिसमें 11 साल में 11 गुना बना है और एक दूसरा फंड है जिसमें 19 साल में 80 गुना बना है। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा बेटर फंड है? 11 साल में 11 गुना, 19 साल में 80 गुना। अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि ये फंड बेटर है। 19 साल में 18 गुना, यहाँ तो कुछ मज़ा ही नहीं है। 11 साल में 11 गुना कुछ नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, दोनों फंड्स ने सेम रिटर्न दिए हैं, 25% का रिटर्न पर एनम, 25% का रिटर्न पर एनम। अगर ये फंड और 8 साल 25% रिटर्न देता है तो ये 11 भी 80 हो जाएगा। बट ये अभी देख के विश्वास नहीं होता है कि 8 साल में क्या ये भी 80 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। यानी अगर आपको 100 गुना 25 साल में बनाना है तो पहले 20 साल में 40 गुना ही बनता है। तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि अगले 5 साल में कहाँ से 100 गुना हो जाएगा।
और 60 गुना कहाँ से आएगा, बट एक्चुअल में 60 गुना बनता है सेम रिटर्न्स कंटिन्यू अगर होते हैं तो। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। 99% लोग ये 40x के पहले पहले ही अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हैं, बहुत कम लोग ये वाला जर्नी कवर कर पाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ये सब केस स्टडीज है समझने के लिए कि मैथ्स कैसे काम करती है। सेम दो फंड है, दोनों एक ही दिन लॉन्च हुए थे, 19 इयर्स। एक फंड ने 19 साल में लगभग 40 गुना रिटर्न दिया है और एक फंड ने 19 साल में 80 गुना रिटर्न दिया है। अब आप बताएं कौन सा बेटर फंड है। ट्रिकी क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी कुछ तो इन्होंने ट्रिक खेला है। खैर इसमें एकदम आंसर साफ है कि ये फंड ने बेटर परफॉर्मेंस दिया है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। 19 साल में 40 गुना, 19 साल में 80 गुना। तो इस फंड ने 19 साल में 80 गुना दिया है, तो हमें मालूम है कि इसका रिटर्न 25% है। अब आपसे ट्रिक वाला सवाल ये है कि अगर इसने 25% रिटर्न दिया है और इसका डबल है तो इसका रिटर्न क्या है। 99% लोग मुझे आंसर करते हैं कि अगर इसने 25 दिया है तो इसका रिटर्न जो है 12% है, 12%। आंसर इज रॉन्ग। इस फंड ने भी 19 साल में 21% का रिटर्न दिया है, 21। इस फंड ने 25 दिया है, डिफरेंस खाली 4% का है। पर 4% का डिफरेंस जो कि बहुत बड़ा नहीं है, दोनों की वेल्थ क्रिएशन में देखिए डबल का फर्क है, क्योंकि 4% का रिटर्न 19 साल में इतना बड़ा फर्क पैदा कर देता है। इस एग्जाम्पल से मैं यही बताना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म में 1% रिटर्न या 2% रिटर्न भी अगर डिफरेंस रहता है तो पोर्टफोलियो का लेवल बिल्कुल अलग हो सकता है। तो ये पॉइंट मुझे यहां पे आपको बताना था। अब हम बात करते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जो हम ELSS वगैरह में जो डालते हैं, जहां पे पुराने टैक्स रेजिम में 1.5 लाख की बेनिफिट मिलते थे। आपके पेरेंट्स के पास देखेंगे तो बहुत लोगों ने PPF में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो PPF इंडिया में सबसे कॉमन व्हीकल माना जाता था लॉन्ग टर्म सेविंग्स के हिसाब से, रिटायरमेंट के हिसाब से। और PPF में गारंटीड रिटर्न है, आज की डेट में 7.1% का रिटर्न मिलता है। PPF बहुत पुराना व्हीकल है, बहुत लोगों का फैमिली का बहुत सारा पैसा PPF में लगा हुआ है और बहुत लोग उससे बहुत खुश भी हैं। बट बिकॉज बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि PPF का भी ऑल्टरनेटिव होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी होती थी ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब वो कैटेगरी का इतना रेलेवेंस नहीं रहा, क्योंकि सब लोग न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं और वहाँ सेक्शन 80C नाम की चीज़ ही नहीं है। तो वहाँ पे आपको 1.5 लाख का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आपको अब टैक्स सेविंग फंड में डालने का मतलब नहीं है। बट जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में क्यों equity fund is much better than investments like PPF or other things. Again, I'm using data. मैं हर चीज डेटा में बिलीव करता हूँ। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि ये फंड हाउस, ये फंड आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये फंड का इतना ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये एक स्लाइड है जिसमें आपको एक केस स्टडी मिल सकती है कि क्या हुआ है। 96 से अगर आपके फैमिली ने 1 लाख रुपए PPF में डाले और आज 2024, यानी हम 25 में हैं लेकिन 2024 तक डाले, 28 साल में 28 लाख आपने टोटल पैसा PPF में डाल दिया, 1-1 लाख रुपए, तो 28 लाख की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई, विच इज अमेजिंग। बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि एक समय था जब PPF में भी 10-11% रिटर्न मिलते थे बहुत साल पहले, फिर 8-9 और अभी 7 में। हर क्वार्टर में PPF के रेट भी चेंज होते हैं। बट 28 लाख 1 करोड़, वेरी गुड। अगर किसी ने ये भी किया तो बहुत बड़ी बात है। बट अगर कोई स्मार्ट होते और उस वक्त उन्हें पता होता कि ये म्यूचुअल फंड नाम की भी चीज़ है, उसमें हालांकि रिटर्न्स गारंटेड नहीं है बट टैक्स बेनिफिट है, और 96 से हर साल लाख रुपए सपोज इस टैक्स सेविंग फंड में डालते और अभी तक 28 लाख डाल दिए, आज वो 28 लाख की वैल्यू हो गई है 13.5 करोड़ रुपए। 13.5 करोड़ रुपए वर्सेस 1 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 28 ईयर्स। हालांकि दिस इज गारंटेड, दिस इज नॉट गारंटेड, बट लुक एट द कॉस्ट ऑफ द गारंटी दैट यू आर पेइंग। आप कितनी बड़ी कॉस्ट दे रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा डालना है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो डेट फंड या डेट ऑप्शन से फार बेटर होते हैं इक्विटी।
अगर आप अनलकी भी रहेंगे, सपोज आप अनलकी रहे, 13.5 करोड़ का आधा भी बनता है तो 6 करोड़ होते हैं, उसका भी आधा बनता है तो 3 करोड़ होते हैं, उसका भी आधा बनता है तो 1.5 करोड़ होता है, विच इज स्टिल बेटर देन 1.8 करोड़. Basically, all I want to say is that in the long term, investing in debt is actually riskier. In the short term, investing in equity is riskier. In the long term, investing in debt is riskier because debt fund में आप inflation को beat नहीं कर सकते हैं. तो ये चार्ट से मुझे ये समझाना था कि लॉन्ग टर्म में equity is much better. और रिस्क कहाँ है? अगर आप लॉन्ग टर्म में आपका पैसा 50 कंपनीज में, 100 कंपनीज में डाइवर्सिफाइड है, चाहे 100 रुपया डाला तो आपका पैसा इन कंपनीज में गया है, मान लीजिए ये सारी कंपनीज में 7% HDFC बैंक, ITC, ICCI, रिलायंस, ये सारी अगर कंपनीज है तो आपका पैसा कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये 50 कंपनीज सब खत्म हो जाएगी तो इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी, राइट? सो वही बात है, a typical Indian is confident to invest in a single property but afraid to invest in a portfolio of top 50 business. हमको ये रिस्की लगता है, हमें प्रॉपर्टी में डालना सेफ लगता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डालना सेफ लगता है, बट ये रिस्की लगता है. तो यू शुड ऑलवेज इवेल्युएट नंबर्स. और एक एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे टैक्स सेविंग फंड के एग्जांपल है जहाँ पे आपका 1,02 करोड़ रुपए हो गए 27 सालों में. ऐसे कितने सारे मल्टी बैगर्स हैं. और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 30 साल का है, और इतने सारे फंड हाउसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं जो 20 साल 25 साल कंप्लीट किए हैं, आप सबकी वेबसाइट्स पे जाके ट्रैक कर सकते हैं. तो इसीलिए नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, हिस्ट्री बहुत मैटर करती है.